हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स जो लाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग आज इस सेशन के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से ही आपका जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए वो शुरू हो गया है। आज से क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको जो फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से आपके इस चैनल पर शुरू हो गया है। कौन सा चैनल है? परीक्षा टेस्ट पर। कौन सा दोस्तों? परीक्षा टेस्ट पर, है ना। और दोस्तों, इस बार का जो थीम है क्या है, इस बार का जो हमारा एम है क्या है, अब की बार कितना हम लोग करना है, 90 पार कर जाना है ना। तो दोस्तों, आज के सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सेशन केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए है और फिजिक्स का है। कौन सा? फिजिक्स का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना किया जाए, अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे एक बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद जो विस्तृत क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे, है ना। और इसमें दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि आदित्य प्रकाश स्रोत है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा आदित्य प्रकाश स्रोत है। तो दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए कि आदित्य प्रकाश स्रोत होता क्या है। आदित्य प्रकाश स्रोत वो स्रोत होता है जो जिसमें क्या होता है, स्वयं को प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आदित्य प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो इसमें से ऐसा आप स्रोत ढूंढ लीजिए जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न कर पाता हो, दूसरे के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करता हो। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर। क्योंकि जो चंद्रमा है दोस्तों, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। उसके बाद इसके प्रकाश को क्या करता है, उजाला करता है। इसके प्रकाश का प्रयोग करके अपने आप को उजाला करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से अपने आप को क्या करता है, प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है। ये तो आम क्वेश्चन हो गया, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है। तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। आपको इसमें यह बताना दोस्तों कि इसमें से कौन सा पारभाषक माध्यम है। तो इससे पहले अगर हमको पारभाषक माध्यम ढूंढना है तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पारभाषक माध्यम होता क्या है। पारभाषक माध्यम दोस्तों वह माध्यम होता है जो जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है, जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है, उससे हम क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम बोल देंगे, है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरेगा, तो वो क्या है, घिसा हुआ कांच। कोई कांच अगर घिसा दोस्तों, अगर आप उसमें प्रकाश देंगे या टार्च मारेंगे तो इसके आर पर बहुत ही कम भाग क्या हो जाएगा, गुजर पाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं माध्यम क्या होता है। जो प्रकाशिक माध्यम की बात करें दोस्तों, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो प्रकाशिक माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला जो माध्यम होगा वो हो जाएगा आपको पारदर्शक माध्यम। क्या हो जाएगा? पारदर्शक माध्यम हो जाएगा। और सेकेंड वाला दोस्तों जो है, सेकेंड वाले को हम लोग कहते हैं क्या, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। और तीसरा जो माध्यम दोस्तों उसको बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम बोलेंगे, है ना। जो पारदर्शक माध्यम होगा दोस्तों वो क्या होता है, जिसके आर पर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। जिस माध्यम प्रकाश आसानी से गुजर जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। पारभाषक माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसको बोलेंगे पारभाषक माध्यम। और जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भी भाग गुजर नहीं पाता है उसको बोला जाता है अपारदर्शक माध्यम। क्या बोला जाता है? अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि पारभाषक माध्यम कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। और पारदर्शक माध्यम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा कौन सा, वायु। क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा और कांच भी आ जाएगा, क्योंकि कांच के आर पर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। और अपारदर्शक की बात करें दोस्तों तो दीवार है। क्या है? दीवार। अगर हम दीवार के एक तरफ से टार्च मारेंगे तो दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा पाएगा, है ना।
तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल कौन हुआ, दीवार हुआ। कौन सा हुआ, दीवार हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोकस दर्पण, सो जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो दोस्तों जो समतल दर्पण होती है इसमें एक पॉइंट बात यह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी को निश्चित नहीं किया जा सकता है। जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी को निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों कि इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। अनिश्चित क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो है अगर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है आप इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण, क्या वो समतल दर्पण हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। इस वस्तु से जो इस दर्पण से जो वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई, इसकी बीच दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ ये रहा है जो प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा दर्पण से कितनी दूर बनेगा, कितनी दूर बनेगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लोग शीशा देखिए या आईना देखिए तो उसमें अगर आप वस्तु से दर्पण से जितना दूर जाएंगे प्रतिबिंब क्या करता है, दर्पण से उतना दूर बनता है, और जितना आप पास आएंगे दर्पण के उतना क्या करता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के समीप आने लगता है। यानी जो इसमें ये दूरी होती है, जो वस्तु से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है इक्वल होती है किसके, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। तो जितनी दूर वस्तु रहेगी दर्पण के आगे उतने दूर वस्तु उसके पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर आगे है, 10 सेंटीमीटर आगे है। तो जो दर्पण रहेगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जा रहा है ना, कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जो प्रकाश का परावर्तन है आपको इसमें परिभाषित करना है, और प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है आपको उसका भी उल्लेख करना है। यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन दे दिया है, आपको इसमें बताना है प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण देना है, परिभाषा करना है, परिभाषा देना है, और इसके अलावा परिवर्तन के प्रथम जो नियम है, जितने भी नियम है परिवर्तन के आपको उसको भी बताना है ना। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं कि परिवर्तन होता क्या है, प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दोस्तों कि प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। पहले आइए देख लेते हैं हम कि परिभाषा कह रहा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी प्रकाश का परिवर्तन। और एक पॉइंट क्या कि जो प्रकाश के परिवर्तन में प्रकाश चाल क्या होती है, नियत होती है, यानी जिस वेग से प्रकाश आएगी उसी वेग से टकराकर वापस लौट जाएगी। दोनों चाल क्या रहेगी, दोनों में चाल सेम रहेगी। अब पहले देख लेते हैं दोस्तों कि प्रकाश का किस चिकनी और पॉलिशदार सतह पे। तो दोस्तों ये क्या है, एक सतह है। क्या है, एक सतह है। सतह के एक तरफ हम लोग कलई कर दिए हैं, लेप कर दिए हैं, तो जिसका अपोजिट सतह है दोस्तों वो क्या हो गया, चिकना हो गया। क्या हो गया, चिकना हो गया, है ना। तो जब ये चिकना हो गया, जब कोई प्रकाश आएगी, ये क्या आई और टकराकर वापस लौट गई, है ना। तो इसी पूरी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण बोलते हैं। जो टकराकर वापस लौट गई इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे, है ना। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तक सतह है। ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिए, क्या खींच लिए हैं, नॉर्मल खींच लिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, उसको हम बात कर लेते हैं। बिंदु क्या है, पहला बिंदु मान लेते हैं कौन सा, आपतित किरण। कौन सा है, आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं किसको हैं, जो किरण परावर्तक सतह पर आकर टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस उसी माध्यम लौट जाती है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण बोला जाता है। एक तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु क्या होता है उसको देख लेते हैं। आपतन बिंदु होता है दोस्तों वो कि
प्रकाश जिस बिंदु पर आकर टकराती है, प्रकाश परावर्तित सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। इसके बाद दोस्तों आता है एक एंगल आई। क्या आता है? एंगल आई आता है। एंगल आई आता है और इसको बोला जाता है एंगल आर। एंगल आर, एंगल आई का मतलब दोस्तों आपतन कोण और एंगल आर का मतलब होता है प्रवर्तन कोण। क्या होता है? प्रवर्तन कोण होता है ना। तो आपतन कोण क्या होता है दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतित किरण, सॉरी आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। वैसे क्या हो जाएगा कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये था दोस्तों आपका प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करने का तरीका था, है ना। ये आप किसी भी अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे केवल आप इतना लिख दीजिएगा कि प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके बाद दोस्तों क्या है कि प्रकाश के परावर्तन से में प्रकाश चल क्या होती है? नियत होती है, यानी जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से वापस निकल जाएगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसके अब जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको देख लेते हैं। तो नियम देख लेते हैं के लिए यहाँ पे क्या है, नियम देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं दोस्तों? 2 नियम हैं। यहाँ पर कितने नियम बताया गया? 2 नियम बताया गया है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये पहला नियम है। जैसे यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, ये आपका क्या हो गया? परावर्तित सतह हो गया। क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये प्रकाश यहाँ से आई टकराकर वापस लौट गई, है ना। आई टकराकर वापस लौट गई तो यहाँ पे एक हम लोग एक अभिलंब खींच ले रहे हैं। क्या खींच ले रहे हैं? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, है ना। ये अभिलंब हो गया और ये क्या हुआ? कोण आई हो गया, यानी आपतन कोण हुआ। और ये क्या हो जाएगा? कोण प्रवर्तन कोण। ये आपतन कोण और वो प्रवर्तन कोण हो गया ना। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण कौन सा हो? जो आई आपतित किरण हो गया। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, ये क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। तो तीनों एक बिंदु पर हैं, है ना। ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या है कि हमेशा क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण जो आई होता है वो परावर्तन कोण आर के हमेशा बराबर होता है। जो कोण आई है हमेशा किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कोण आई होता है कोण आर के हमेशा बराबर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल देखिए कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे दे देगा कि इसका जो मान है, इस एंगल का मान है, मान लीजिए कितने डिग्री का है? 40 डिग्री। कितने डिग्री दे दिया हमको? यहाँ पे 40 डिग्री दे दिया। और आपसे पूछ लीजिए हमको एंगल आर का मान बताइए। किसका मान बताना है आपको? एंगल आर का मान बताना है। तब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे एक एंगल दिया, ये दिया हमको 40 दिया है और पूछा कौन सा एंगल आर का मान पूछा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कि ये टोटल अभिलंब है। अभिलंब में कितने डिग्री कोण बनाता है? अभिलंब बनाता है 90 डिग्री। कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से टोटल पूरा कितना हो जाएगा? 90। हमको यहाँ से 40 दिया है, तो ये कितना बचा? 50। कितना बच गया? ये एंगल हो गया 50 डिग्री, है ना। टोटल होता है 90, अगर ये 40 हो गया तो ये कितना बचा? 50 डिग्री। और हमको ये पता है कि हमेशा जो प्रकाश के परिवर्तन द्वितीय नियम के अनुसार एंगल आई का मान किसके बराबर होता है? एंगल आर के। तो जब ये 50 तो क्या हो जाएगा? 50, यानी जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। इस तरह से इसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।